गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गणित विषय कक्षा 6 के अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है वह है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। हम किसी भी वस्तु को गिनते हैं तो हम शुरुआत 1 से करते हैं, इसीलिए प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। अब प्राकृत संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें पहली प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट, n बराबर प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। तीसरा पॉइंट, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या वो 1 होगी। और अंतिम पॉइंट, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। वापस समझिए, प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1, 2, 3, 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है। कैसे होती है इसे हम अगले टॉपिक में समझते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। हमारा दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो प्राकृत संख्याओं का समूह है, यदि इसमें हम 0 को शामिल कर लें तो बनने वाला समूह पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। तो इसके संबंध में कुछ बातें। पहली बात, पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर जीरो से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। तीसरा पॉइंट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। और लास्ट इसमें चौथा पॉइंट, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। वापस समझते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। वहाँ प्राकृत को हमने n से प्रदर्शित किया था। W 0 से प्रारंभ होती है, अनंत तक चलती है, और n 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, जबकि हमने पहले पढ़ा सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अब समझिए, चौथा पॉइंट दोनों में इंपॉर्टेंट है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती।
और वहाँ हमने पढ़ा था सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। कैसे? प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक चलती है, तो हम देखते हैं 1 से अनंत तक पूर्ण संख्याओं में भी आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है। लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती, क्योंकि पूर्ण में क्या आ गया? 0, और 0 प्राकृत में नहीं होता है, इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या प्रीडिसेसर नंबर, नाम से ही पता चल रहा है पूर्व। पूर्व का अर्थ होता है पहले, यानी कि दी गई संख्या में से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। दी गई संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। कोई भी संख्या यदि उसमें से हम एक घटा देंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह कहलाएगी पूर्ववर्ती संख्या। यदि हमें 99 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो हमें 99 में से एक घटाना होगा, तो जो आंसर मिलेगा वही होगी उसकी पूर्ववर्ती संख्या। अगला टॉपिक इसी से संबंधित, परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या सक्सेसर नंबर। जिस प्रकार पूर्ववर्ती संख्या एक घटाने पर प्राप्त होती है, इसी प्रकार परवर्ती संख्या एक जोड़ने पर प्राप्त होगी, यानी दी गई संख्या में से एक जोड़ने पर। दी गई संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या परवर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे हमें 99 की परवर्ती संख्या ज्ञात करनी है, तो इस बार हमें 99 में एक जोड़ना पड़ेगा, तो हमें जो आंसर मिलेगा वही उसकी परवर्ती संख्या, अर्थात 99 की पूर्ववर्ती संख्या 98 और परवर्ती संख्या 100 होगी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें हमारा पहला गुणधर्म है समवर्ग गुण। समवर्ग गुण से तात्पर्य कि कोई भी दो संख्याएं जो दोनों कौन सी होगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कौन सी? 0 से प्रारंभ हो और अनंत तक चले, इनमें से कोई भी दो नंबर, इनके मध्य कोई भी गणितीय संक्रिया जोड़, बाकी, गुणा या भाग, चारों में से कोई भी करवाई जाए तो जो हमें आंसर मिलेगा वह भी हमें क्या मिलेगा? एक पूर्ण संख्या। यदि मिलता है
तो समवर्त का गुण लागू होगा, और यदि नहीं मिलता तो समवर्त का गुण लागू नहीं होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले योग के लिए। कोई भी दो संख्या लेते हैं जो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी 0 से लेकर अनंत तक कोई भी दो संख्या ले लो, 2 और 3, अब इनको जोड़ो, जो आंसर मिला क्या वह पूर्ण संख्या है? तो 5 एक पूर्ण संख्या है, तो योग में समवर्त गुण लागू होता है। दूसरा देखते हैं घटाव। दो संख्या लेते हैं, 3 में से 2 गए, तो आंसर आता है -1, अर्थात ऋणात्मक, जबकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है, केवल धनात्मक संख्याएं। तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि समवर्त घटाव में नहीं होता। अगला देखते हैं गुणा में। कोई भी दो संख्या है, 3 का 0 से गुणा 0, क्या 0 एक पूर्ण संख्या है? 0 पूर्ण संख्या है, तो गुणा में भी समवर्त का गुण लागू होता है। और लास्ट भाग में हम देखते हैं 3 में 0 का भाग, तो किसी भी संख्या में 0 का भाग अपरिभाषित है, तो हम कह सकते हैं कि भाग में समवर्त नहीं होता, अर्थात पूर्ण संख्याओं में समवर्त का गुण योग और गुणा में ही होता है। दूसरा बढ़ते हैं। दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमय। नाम से ही पता चल रहा है क्रम और विनिमय, यानी कि क्रम को बदलना। जैसे कोई भी दो संख्याएं, दोनों पूर्ण संख्याएं होगी, इनके मध्य हम कोई भी गणितीय संक्रियाएं करवाएं और अब इन संख्याओं को पलट दें, यानी जो बाद वाली संख्या उसको पहले और जो पहले वाली संख्या उसको बाद में, और इसके मध्य वापस वही संक्रियाएं करवाएं, तो आंसर दोनों में समान आना चाहिए। यदि समान आता है तो क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं योग में। कोई भी दो संख्या ले लेते हैं और अब इनको हम पलट देते हैं, उल्टा लिख लेते हैं, बाद वाली संख्या को पहले और पहले वाली संख्या को बाद में। 5 और 7 12 और 7 और 5 12, क्या आंसर समान है? तो हम देखते हैं कि दोनों का आंसर समान है, इसीलिए योग में क्रम विनिमय होता है। अब हम देखते हैं घटाव में। दो संख्याएं ले लेते हैं, 12 में से 8 और अब इसका उल्टा 8 में से 12। दोनों को घटाकर हम देखते हैं, तो 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 12 गए, तो -4। क्या अब दोनों समान है? तो हम देखते हैं दोनों समान नहीं है, इसीलिए घटाव में क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता। गुणा में देखते हैं, छह का 4 से गुणा 24 और 4 का 6 से गुणा 24, क्या दोनों आंसर समान है? तो हम देखते हैं कि दोनों एक समान है, इसीलिए गुणा में भी क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। और लास्ट भाग में देख लेते हैं। 12 में 6 का भाग देते हैं तो 2 आंसर आता है, और 6 में 12 का भाग देते हैं तो 1/2 आंसर आता है। क्या ये दोनों समान है? दोनों समान नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भाग में समवर्त का नियम लागू, भाग में क्रम विनिमय का नियम भी लागू नहीं होता। भाग भी योग और गुणा में लागू होता है, क्रम विनिमय का नियम योग और गुणा में लागू होता है, और घटाव और भाग में लागू नहीं होता। बढ़ते हैं तीसरे गुणधर्म की तरफ।
आज का हमारा तीसरा गुणधर्म है, वह है साहचर्य का गुण। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी तीन संख्याओं के मध्य होता है और उसके बाद इन तीन संख्याओं में पहले इन दो के मध्य कोई गणितीय संक्रिया करवाएंगे और अगली बार पहले बी और सी के मध्य कोई गणितीय संक्रिया करवाएंगे, अर्थात पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें इसको जोड़ेंगे। जबकि दूसरी बार पहले ए और बी को जोड़ेंगे, उसके बाद सी को जोड़ेंगे और देखेंगे कि दोनों आंसर समान आते हैं या नहीं। यदि समान आते हैं तो साहचर्य का गुण लागू होता है और समान नहीं आते तो साहचर्य का गुण लागू नहीं होता। तो सबसे पहले हम योग में देखते हैं, कोई भी तीन संख्या ले लेते हैं और वापस इन्हीं संख्याओं को लिखते हैं। पहली बार पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे, और दूसरी बार पहले इन दोनों को जोड़ेंगे और लास्ट में इसको जोड़ेंगे और आंसर चेक करेंगे समान है या नहीं। तो दो को वैसा ही रखा, इन दोनों को जोड़ा, 4 और 3 7, और अब इन दोनों को जोड़ दिया 9। इसमें पहले अब इनको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, और उसके बाद 4 को जोड़ेंगे तो आंसर आया 9। क्या दोनों आंसर एक समान है? तो हम देखते हैं आंसर समान है तो योग में साहचर्य का नियम लागू होता है। अब हम देखते हैं घटाव में, तीन संख्याएं ले लेते हैं। पहली बार इन दोनों को पहले घटाएंगे और दूसरी बार इन दोनों को पहले घटाएंगे। तो 14 को वैसे ही रखा, 6 में से 2 गए 4, और अब 14 में से 4 गए 10। इसमें पहले इसको घटाएंगे, 14 में से 6 गए 8, और फिर इसको घटाएंगे 6। क्या दोनों आंसर समान है? नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि घटाव में समवर्त का नियम लागू नहीं होता। अगला 2 और देखते हैं, गुणा और भाग में चेक करते हैं। अब हम देखते हैं गुणा में कोई भी तीन संख्याएं लेते हैं। पहली बार इन दोनों का गुणा करेंगे और दूसरी बार इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 3 को वैसा ही 5 का 7 से गुणा करेंगे 35, और अब 35 का 3 से गुणा करेंगे तो 105। इसके अंदर पहले हम इनका गुणा करेंगे तो 5 और 3 का गुणा 15, और उसके बाद 7 का गुणा करेंगे तो 15 का 7 से गुणा करेंगे 105। क्या दोनों आंसर समान है? तो हम देखते हैं दोनों आंसर समान है, अर्थात गुणा में भी साहचर्य का नियम लागू होता है। और अंतिम भाग में देखते हैं, तो हम तीन संख्याएं ले लेते हैं। पहले इन दोनों का भाग देंगे और इसमें इन दोनों का भाग देंगे। तो 12 भाग के चिन्हों को वही, 4 में 2 का भाग 2 बार, और अब 12 में 2 का भाग 6 बार। इसमें पहले 12 में 4 का भाग देंगे, तो 12 में 4 का भाग 3 बार, और उसके बाद 2 का भाग देंगे तो 1.5 आएगा। क्या ये दोनों समान है? तो हम देखते दोनों समान नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भाग में साहचर्य का नियम लागू नहीं होता। अंत में हम एक सारणी की सहायता से तीनों गुणधर्म को एक साथ सीख लेते हैं। पहला हमारा गुणधर्म था समवर्त का, दूसरा
क्रम विनिमय, और लास्ट तीसरा था हमारा साहचर्य। तो तीनों नियम में एक ही समानता है कि तीनों योग में और गुणा में तीनों सत्य है, और घटाव और भाग में तीनों असत्य है। तो इस सारणी के साथ हम तीनों गुणधर्म आज सीखा। कल अगली क्लास में हम आगे कुछ नए टॉपिक को लेकर बढ़ेंगे। धन्यवाद।